नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश के जाने माने शिक्षाविद, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी के चेयरमैन प्रोफेसर पुष्पेंद्र पाल सिंह जी। पुष्पेंद्र जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पुष्पेंद्र जी, जिस प्रकार से मीडिया में एक वातावरण बना हुआ है कि जो अभिव्यक्ति का तरीका है वो बहुत आक्रामक होता चला जा रहा है, इसको लेकर मीडिया में क्षरण और संक्रमण की भी बातें सामने आई हैं। मीडिया के इस दौर पर आपकी एक टिप्पणी चाहूँगा। देखिए, निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूं कि एक आक्रामक वातावरण मीडिया में बना हुआ, खासतौर से अगर हम टीवी चैनल्स की बात करें। वैसे भी थोड़ा सा प्रिंट मीडिया के संदर्भ में अगर हम बात करें तो पत्रकारिता के बारे में कहा जाता था कि थोड़ा सा आक्रामक होती तभी पत्रकारिता जैसी लगती है। ये तो लोग शुरू से कहते रहे हैं, लेकिन फिर भी एक उसका एक जो मूल भाव होता है, मूल तत्व होता है कि हम अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, कुछ विचारों की, कुछ भावनाओं की अभिव्यक्ति है, कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान है। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य यही है कि हम सूचना, शिक्षा और थोड़ा बहुत एक हेल्दी मनोरंजन जिसको हम कहते हैं, ये उद्देश्य है। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं थोड़ा चिंताजनक जो स्थिति हो गई है, क्योंकि एक तो मुझे लगता है कि थोड़ा जो एक आपस में जो कंपटीशन है, जो होड़ है, ये होड़ भी कभी कभी लोगों को प्रेरित कर रही है कि थोड़ी आक्रामकता अपने अंदर लेकर आएँ। और दूसरा, कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत, अगर हम साफ गोई के साथ बात करें, कि कई बार जब गहराई कम होती है, कंटेंट थोड़ा सा डेप्थ के साथ नहीं होता है और सतही होता है, तो फिर उसकी कमी को लोग आक्रामकता के साथ पूरा करना चाहते हैं जी। तो जब विचारों की गहराई होगी, विश्लेषण होगा, सूचनाएं होंगी, तथ्य होंगे और उसके आधार पर बात कही जाएगी, तो मुझे लगता है कि वो अपने आप अपील करती है, अपने आप प्रभाव छोड़ती है वो। तो जब वो कमी होती है तो उसकी भरपाई दूसरी तरह से हमारे मित्र करना चाहते हैं, जो निश्चित रूप से चिंता का विषय है और इस पर विचार करना चाहिए। हम लोग आपस में अगर मित्रों के साथ बैठ के बात कर रहे हैं तो इतनी स्पष्टता तो मुझे लगता है कि होनी चाहिए कि वो कंटेंट पर ध्यान दें और कंटेंट ऐसा हो जो कि लोगों को नॉलेज दे सके। अपने जो दर्शक हैं, जो पाठक हैं, उनको उनकी नॉलेज में, उनकी इन्फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ वृद्धि कर सके, उनको सोचने के लिए कुछ, जिसको हम कहते हैं ना कि जो है थॉट प्रोवोकिंग के लिए जो है कुछ उनको मैटर दे सके, कुछ सामग्री दे सके। तो जब इस तरह का कंटेंट होगा तो उसमें अपने आप प्रभाव छूटेगा, असर छूटेगा, तो आपको दूसरे हथकंडे नहीं अपनाने पड़ेंगे। तो निश्चित रूप से इस पर जो है चिंता है और सबको मिलकर चिंता करनी चाहिए और हमें थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी विचार करना चाहिए, हमारे पत्रकार मित्रों को, कि कैसे हम इसको करें। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा जो है तैयारी करनी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उसका अच्छा प्रभाव होगा। और मुझे लगता है आक्रामकता से जो प्रभाव नहीं आ रहा है, आक्रामकता के कारण कई बार हास्यास्पद स्थितियां बन रही हैं, तो शायद इससे ज़्यादा बेहतर प्रभाव और ऐसा प्रभाव की एक अमिट छाप हमें दिखाई देगी और लोगों को लगेगा कि हाँ, वो खुद को। देखिए, आने वाला समय में आपको स्पष्ट बता दूं कि अभी हम एक समय कहते थे इन्फॉर्मेशन इज द रिवॉल्यूशन, पावर। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन थी, लेकिन इंफॉर्मेशन इज द पावर। जिसके पास सूचना है वही शक्तिमान है। लेकिन जो आने वाला समय है वो थोड़ा बदलने वाला है और आने वाले समय में नॉलेज इज द पावर का कॉन्सेप्ट आने वाला है। बिल्कुल। तो नॉलेज अगर हम नहीं दे पा रहे हैं अपने दर्शकों और पाठकों को या श्रोताओं को, अगर रेडियो के संदर्भ में बात करें, तो शायद कहीं ना कहीं फिर हमारा फेलियर होगा। हम भीड़ में गुम हो जाएंगे और 50 अखबार होंगे, सैकड़ों चैनल होंगे, लेकिन उसके बाद भी शायद पाठकों को, दर्शकों को, श्रोताओं को उनके नाम याद नहीं रहेंगे, उनके पत्रकारों के नाम, उनके प्रस्तुतकर्ताओं के नाम शायद याद नहीं रहेंगे। इसलिए हमें आज ही ये बात तय करनी पड़ेगी कि नॉलेज इज द पावर का समय अगर आने वाला है। क्योंकि देखिए, लोगों का जागरूकता का स्तर बहुत बढ़ गया है और जागरूकता के स्तर में अब वो जो सामान्य बातें जो हम कहते थे कि ओपिनियन मेकिंग में हमको ओपिनियन भी तैयार करना होता था, ओपिनियन आज भी हम तैयार करते हैं, लेकिन अब अवेयरनेस लेवल बढ़ जाने से छोटे मोटे एनालिसिस तो आज दर्शक पाठक खुद कर लेती है। बिल्कुल ठीक। तो और वो बिटवीन द लाइंस भी पढ़ लेती है, हिडन एजेंडा जो है उसको भी पढ़ लेती है, इतनी जागरूक हो गई है। तो ऐसी स्थिति में उससे हम ये अपेक्षा करें कि उसको सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन, सतही जानकारियां देकर उसको संतुष्ट करना चाहे तो वो संतुष्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। जैसा कि आपने कहा कि पत्रकार मित्रों को भी चिंतन करना चाहिए और शायद उसी चिंतन की परिणति ये इंटरव्यू है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके लिए उसी चिंतन की परिणति ये इंटरव्यू है कि थोड़ा पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेसी के परसेप्शन से हटकर ये साक्षात्कार हो।
पत्रकारिता के लिए एक मानस बन रहा है जनता में कि ये चैनल जो है ये फला पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये उसके एंटी हैं। मतलब अब जनता की जो आवाज बनने वाली बात थी कि पत्रकारिता पहले लोग होता था कि जो आम जनता के हक और हुकूक की आवाज उठाए वो पत्रकार है, वो एक्टिविस्ट है। अब उसको पक्षकारिता में बदल दिया है बहुत चतुराई से, और उसमें कुछ एक भूमिकाएं हमारे भी बंधु बांधवों ने निभाई हैं। अब जनता बहुत सहजता से विश्वास नहीं कर पा रही है। मीडिया के कई एजेंडे सामने आ गए हैं। सोशल मीडिया पर तो विश्वसनीयता का प्रश्न संकट खड़ा हुआ है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। सोशल मीडिया भी इस बीच में आ गई। तो कैसे इस दौर में मीडिया अपनी विश्वसनीयता और साख बचाए? क्योंकि अब मीडिया आप देखें कि बड़े बड़े लोगों की सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही है, किसी की किसी वजह से हो रही है, किसी की किसी वजह से हो रही है। जनता सहज रूप से उनके परसेप्शन को स्वीकार नहीं कर रही। उसका क्या कारण मानते हैं? देखिए, मीडिया से हमेशा अपेक्षा की जाती है। जब से मीडिया का जन्म हुआ है तब से लेके हर दौर में और आने वाले दौर में भी हमेशा मीडिया से अपेक्षा की जाएगी कि वो वॉइस ऑफ वॉइसलेसेस बने, मतलब उनकी अभिव्यक्ति बने जिनकी अभिव्यक्ति को कोई सुन नहीं रहा है, जिनकी अभिव्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच रही है जहां तक वो पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर जो अभिव्यक्ति देना चाहते हैं लेकिन उनकी अभिव्यक्ति हम नहीं बन पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे सामने संकट पैदा होगा, विश्वसनीयता का संकट पैदा होगा, पहचान का भी संकट पैदा होगा, और कहीं ना कहीं जो है हमें उसके पीछे जो है कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, जो कि हो रहा है। और हमें ये तय करना पड़ेगा कि हम किसकी अभिव्यक्ति का मंच बन रहे हैं। अगर हम कुछ समूह विशेष की अभिव्यक्ति का मंच बन रहे हैं, या हम किसी राजनीतिक विचारधारा का ही मंच बन रहे हैं, या हम कुछ कारपोरेट ग्रुप का ही को अभिव्यक्ति देने का मंच बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से फिर जनता आपके साथ नहीं रहेगी। देखिए, बहुतायत जनता की है, बड़ी आबादी पब्लिक की, आम आदमी की है। अगर आम आदमी की अभिव्यक्ति हम नहीं बन पा रहे हैं, उसकी आवाज़ को, उसकी समस्याओं को, उसके मुद्दों को अगर हम नहीं उठा पा रहे हैं, तो वो क्या होता है कि जब आपके प्रोग्राम को देखता है, आपके कंटेंट को जब अखबार में पढ़ता है या सुनता है, तो वो अपने आप को ढूंढता है उसके अंदर, उससे वो कनेक्ट होने की कोशिश करता है, पर उसको लगता है कि मेरा कुछ कनेक्ट हो नहीं पा रहा है इससे, मैं इससे जुड़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे लिए इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और मैं जैसा सोचता हूँ, जैसा करना चाहता हूँ, जैसा होते हुए देखना चाहता हूँ, ये तो सब उसके कुछ विपरीत जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और मेरी समस्या का समाधान इसमें नहीं है, मेरी कठिनाई का समाधान इसमें नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे राहत दे सके, मेरे जीवन को बेहतर बना सके, मेरे कुछ आगे बढ़ने में मदद कर सके, मुझे कुछ नॉलेज ही दे सके, कुछ नहीं है। तो मुझे दो रास्ते बता सके कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं, या कैसे अपनी कठिनाइयों से कुछ मार्गदर्शन कर सके, कुछ गाइडेंस, काउंसलिंग कुछ कर सके। तो जब वो कनेक्ट नहीं कर पाता है तो फिर उसको लगता है कि सब व्यर्थ है। तो हमें मीडिया में रहते हुए इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि हम पब्लिक से, आम आदमी से कनेक्ट कैसे करें, और उससे कनेक्ट जब भी हो सकता है जब हम उसके और उसकी समस्याओं का समाधान करने वाले या उसके लिए पॉलिसी बनाने वाले लोगों के बीच में ब्रिज का काम करें। बिल्कुल, हम पार्टी बनने का काम ना करें, हम एक सेतु बनने का काम करें। तो सेतु बनने का हम काम करेंगे तो उसको लगेगा कि हाँ, मेरी आवाज को बुलंद करने का काम ये कर रहा है, क्योंकि मैं जहां बैठा हूं, जहां हूं, मेरी आवाज बहुत धीमी है, मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है जहां से मेरी समस्या का समाधान होने वाला है। उसको मल्टीप्लाई करने का काम, उसको सेतु के माध्यम से वहां तक पहुंचाने का काम मीडिया कर रहा है, तो वो बेहतर है। और अदरवाइज उसको धीरे धीरे उससे एक विमुखता उसकी होने लगती है, एक तरह का आइसोलेशन फील करने लगता है वो कि हाँ, मेरे लिए कुछ नहीं है, छोड़ो इसको। तो धीरे धीरे क्या होता है कि फिर अगर वो मीडिया के सामने है, उससे कनेक्ट है, तो उसको सिर्फ वो एंटरटेनमेंट का माध्यम मानने लगता है। उसे लगता ठीक है, चलो टाइम पास है और हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन चलो एक मनोरंजन जैसा हो रहा है। तो वो जो आक्रामक शैली है, वो जो प्रोग्राम है, उनको जो है, और आप देखेंगे कि आज भी अभी जो टेलीविज़न जैसा जो माध्यम है, आप रिसर्च निकालने पूरी मीडिया की, तो आज भी हमारे यहाँ 90 to 95% जो दर्शक है टेलीविज़न का, वो इंटरटेनमेंट चैनल का दर्शक है। न्यूज़ चैनल की जो व्यूवरशिप है, वो हमारा टोटल जो टेलीविज़न की व्यूवरशिप हमारे देश में है, उसमें न्यूज़ चैनल्स की जो व्यूवरशिप है वो 5 से 7% है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि टेलीविज़न मीडियम अभी अपनी किस तरह की रेपुटेशन इतने वर्षों में
बना पाया है। जब हम 2000 में बात करते तो हम कहते हैं कि टेलीविज़न का जन्म हुआ है, अभी बच्चा है, अभी धीरे धीरे मैच्योर होगा, लेकिन अब तो 20 साल का वयस्क हो चुका है टेलीविज़न एक तरह से, मोटे तौर पर अगर हम देखें तो। अब वयस्क में जो है अगर वही बातें रहेंगी तो शायद जो है, उस समय तो एक कौतूहल भी रहता था, एक नया माध्यम आया था, नए ढंग से आता था, सब कुछ लाइव देखते थे, विजुअल्स देखते थे, तो लोगों को लगता था कि वो सामने बैठ के देख रहे हैं। तो बहुत सारा पीरियड तो उसने उस कौतूहल में निकाल लिया, क्योंकि पब्लिक उसकी जुड़ी रही। अब वो कौतूहल भी समाप्त हो गया, अब नयापन भी उसका समाप्त हो गया, टेक्नोलॉजी का जो एक जिज्ञासा होती है वो भी समाप्त हो गई है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से आप अपनी शैली को बदलें, अपने उद्देश्यों को बदलें, अपने एजेंडा को बदलें, अपने कंटेंट को चेंज करें, डिबेट के जो इश्यूज हैं उनको बदलें, पब्लिक कहाँ से उसमें शामिल है। ओवरऑल पब्लिक हो आपके एजेंडा में, बिल्कुल बिल्कुल, तभी चल पाएंगे आप। एक और, इस दौरान अभिव्यक्ति की आज़ादी लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से मिली और वेब मीडिया ने भी जन्म लिया। अब है क्या कि बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो इस दौरान आए हैं और जो अच्छी पत्रकारिता भी कर रहे हैं। कुछ हैं जो साख को बट्टा लगा रहे हैं, कुछ ऐसे भी यूट्यूब चैनल हैं जिनको लोग देख रहे हैं, उनको नेशनल लेवल की न्यूज़ में, रिसर्च न्यूज़ में उनका नाम है। लेकिन जब ये इसका प्रादुर्भाव हो गया है तो हमारे जो नीति नियंता हैं इसको लेकर, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इनको लेकर एक नियामक संस्थाएं, आयोग हैं जहां आप इनको लेकर, इनके कंटेंट को लेकर शिकायत कर सकते हैं। लेकिन वेब मीडिया ने एक ऐसा, सोशल मीडिया ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि हर तरफ भ्रम की स्थिति हो गई है मीडिया को लेकर। सोशल मीडिया पे कई बार ऐसी खबरें चल जाती हैं कि आपको कुछ घंटों बाद पता चलती हैं कि वो खबर गलत थी, तब तक वो ट्रेंड कर चुकी होती है, फिर वो गलत थी इसका जस्टिफिकेशन उन लोगों तक नहीं पहुंचता जो परसेप्शन बना चुके होते हैं। तो सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम हो गया जो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया की दिशा और दशा को भी निर्धारित कर रहा है। आपको नहीं लगता कि इसके लिए एक नियामक आयोग और कहीं ना कहीं कंटेंट रेगुलेशन की आवश्यकता है, जो लोग न्यूज़ को लेकर काम कर रहे हैं खासकर? देखिए, निश्चित रूप से अभी तो हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ जो एक नियामक संस्था है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, लेकिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के दायरे में अभी तक सिर्फ प्रिंट मीडिया ही आता है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया और उन सब के लिए कोई ऐसा नहीं है। तो लगातार मीडिया ने MIB, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपने लोगों ने मिलके खुद, जब थोड़ा सा कुछ ये सवाल उठने लगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दायरे से बाहर जा रहा है, तो धीरे धीरे ये सवाल उठने लगा कि गवर्नमेंट उस पर कुछ अपनी कंट्रोल करे, गवर्नमेंट कुछ उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट के नियंत्रण से बेहतर है कि हम स्वनियंत्रित हो जाएं। तो उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपनी संस्था, एक नियामक संस्था बनाई, उसमें सब उनके ही अपने लोग हैं और जो तय करते हैं, और वो काफ़ी प्रयास करते हैं, उससे काफ़ी बदलाव भी आया, ऐसा नहीं है, काफ़ी चेंजेज भी आया है और उसकी मैं निश्चित रूप से प्रशंसा करता हूं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नियंत्रण में नहीं है, या बहुत आपस में एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं अभी उस तरह से, या कुछ अपने एजेंडा तय कर रहे हैं, तो वो भी एक बात है। और लेकिन इस बीच में एक जो बड़ी बात उठी कि हम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह मीडिया काउंसिल बनाने की एक लगातार बहस, एक आवाज उठ रही है। और मीडिया काउंसिल से तात्पर्य है कि मीडिया काउंसिल में सभी तरह का मीडिया, बिल्कुल, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया, सबको, तो एक गवर्नमेंट की तरफ से एक नियामक संस्था हो जाए, इसकी मांग और बहस लगातार चल रही है। देखिए आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन ये बहस लगातार जिस तरह से, और मुझे लगता है कि देखिए, मैं अभी भी इस पक्ष में हूं कि स्वनियंत्रण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और किसी भी दूसरे बाह्य नियंत्रण या शासकीय नियंत्रण से बेहतर है स्वनियंत्रण। तो हमारे मीडिया के मित्रों को स्वनियंत्रण पर बहुत गंभीरता से विचार करके और पूरी तरह से स्वनियंत्रित होने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमको संविधान ने दी आर्टिकल 19(1) में, तो उस स्वतंत्रता का बहुत बेहतर ढंग से और उस फ्रीडम को पूरी फ्रीडम के साथ ही इंजॉय आप कर सकते हैं। अगर कोई बाह्य नियंत्रण होगा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप किसी भी चीज का नियमन तभी कर सकते हैं जब उस चीज की उसके प्रादुर्भाव से, उसके जन्म से ही वो एक सही दिशा और दशा में हो। आज आप जब न्यूज़पेपर को निकालते हैं तो एक संस्था है जहां से आपको अनुमति प्राप्त करनी होती है, रजिस्ट्रेशन लेना होता है। न्यूज़ चैनल भी अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो भी आपको एक अनुमति लेनी होती है, उसके कुछ रूल रेगुलेशन हैं।
ऐसे ही आप रेडियो शुरू करना चाहते हैं तो एक रेगुलेशन है, लेकिन वेब मीडिया में अगर आप न्यूज़ का काम शुरू करना चाहते हैं, नियमन तो बहुत बात की चीज़ है। अभी सरकार के पास कोई वेब मीडिया में अगर एक अच्छा पत्रकार, दक्ष पत्रकार, एक सक्षम न्यूज़ पोर्टल शुरू करना चाहता है तो न्यूज़ पोर्टल्स को लेके, न्यूज़ कंटेंट्स को लेके कोई वेब के लेवल पर कोई भी सरकार के पास नीति नहीं है। पहले तो अनुमति देने की नीति नहीं है, तो नियमन और बाकी संरचनाओं की तो बात अलग है। तो ये मतलब सूचना क्रांति के युग में इस प्रकार की स्थिति थोड़ी सी विस्मय कर। देखिए, निश्चित रूप से देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सोशल मीडिया के आने की वजह से जो 3-4 बातें महत्वपूर्ण हुई। एक तो सोशल मीडिया ने क्या हुआ कि एक आम आदमी को एक जर्नलिस्ट की तरह बिहेव करने का मौका दिया। बिल्कुल, सिटीजन जर्नलिज्म और इस तरह के जो कॉन्सेप्ट आए वो दिए। अभी हम देखते थे कि एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन होता था, टीवी या जब अखबार की हम बात करते हैं या रेडियो की बात करते हैं, उसमें कुछ ट्रेंड लोग होते थे जो एक जिम्मेदारी के भाव के साथ काम करते थे। लेकिन सोशल मीडिया ने पूरी फ्रीडम दे दी कि हर आदमी, तो आज हम 130 करोड़ की आबादी में 130 करोड़ पत्रकारों को देख सकते हैं। अगर वो सब सोशल मीडिया पर आ जाएं, उनके अपने फेसबुक, ट्विटर और जितने भी फोरम हैं वो सब अकाउंट हो तो देख सकते हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ कि इसमें जो आदमी जर्नलिज्म को समझता है और नहीं समझता है, दोनों के बीच का अंतर समाप्त हो गया। तो सोशल मीडिया को भी हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा कि देखिए, आज भी वो ब्लॉग, वो न्यूज पोर्टल बहुत पढ़े जाते हैं जो जिम्मेदार ट्रेंड पत्रकारों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिन पर उनके कंटेंट जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो कुछ एक सेंसिबल लोगों के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वहाँ भी हमें विभाजन करना पड़ेगा, है ना। और दूसरा ये है कि उसके आने से एक ये हुआ कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती थी, क्योंकि उसने आरएनआई में या कहीं सूचना प्रसारण मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन कराकर कुछ अपने शपथ पत्र देकर उसके बाद उसने अपना काम शुरू किया है, तो वो उस जिम्मेदारी को समझता था। लेकिन यहाँ तो एक आम आदमी जब अपने फ्री में उसका फेसबुक अकाउंट बन गया या सोशल मीडिया पर अकाउंट बन गया और वो काम शुरू कर देता है और उसको गंभीरता नहीं मालूम है। हालांकि देखिए, उस पर भी नियंत्रण के लिए साइबर कानून हैं, साइबर लॉज हैं जो उस पर बहुत कड़ा नियंत्रण करते हैं। और साइबर कानून के आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। कड़ा नियंत्रण तो करते हैं, लेकिन यहाँ बात क्लासिफाइड जर्नलिज्म की है कि अगर एक दक्ष पत्रकार वाकई में एक न्यूज पोर्टल चलाना चाहता है जहां उसके खर्चे कम है, निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता नहीं है, एक ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म उसको ऑलरेडी तैयार मिलता है, तो वो उस भीड़ में कहीं ना कहीं गुम हो जाता है, क्योंकि उसको वो उसके उस स्वनियमन के लिए, उसके प्रमाणन के लिए, उसके अनुमति के लिए सरकार के पास कोई मसौदा नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अच्छे पत्रकार जो सोशल मीडिया पर हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखकर अगर अपने क्वालिटी कंटेंट को प्रोवाइड करते रहें, धीरे धीरे अपनी क्रेडिबिलिटी को स्टेब्लिश करें, लोगों को वो इन्फॉर्मेशन, वो व्यूज़, वो ओपिनियन, वो एनालिसिस प्रोवाइड करें जिसकी उनको ज़रूरत है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं। आज तो हम एक नया कॉन्सेप्ट आया, इन्फ्लुएंसियर, जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। तो आज देखेंगे कि आप पब्लिक रिलेशन के लोग, इन्फ्लुएंस जो करने वाले लोग हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं कि उनको लाखों में देखने पढ़ने वाले लोग हैं। तो वो उन्होंने भी तो इस भीड़ में अपनी पहचान बनाई है। तो उन्होंने अपनी पहचान अपनी या तो स्पेशलाइजेशन, एक विषय विशेष पर वो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, या उन्होंने अपने क्वालिटी कंटेंट के आधार पर, या अपनी क्रेडिबिलिटी के आधार पर, या अपनी नॉलेज बेस एनालिसिस के आधार पर अपने बनाई है। तो ऐसा नहीं कि भीड़ में अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, जिसको हम बोलते हैं नक्कर खाने में तूती की आवाज़, कोई नहीं सुन रहा है, वहाँ पर बोलते जा रहे हैं, चिल्लाते जा रहे हैं, हो हल्ला करते जा रहे हैं। तो इसलिए हमें कभी ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और क्वालिटी कंटेंट, देखिए मेरा मानना ये है कि क्वालिटी कंटेंट अगर है तो उसको आप लंबे समय तक इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक, उसको लंबे समय तक आप अनदेखा कोई नहीं करेगा, और वो अपनी पहचान बनाएगा और वो अपनी पहुंच बना लेगा। लेकिन सरकार अगर वेब जर्नलिज्म की तरफ थोड़ा ध्यान दे ले तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मीडिया के लिए एक बहुत अच्छा योग होगा, क्योंकि आज उन लोगों को सरकार के जो दृष्टिकोण है, सरकार के जो पॉलिसी हैं, सरकार की जो सुविधाएं हैं जो वो एक पत्रकार को देना चाहते हैं, चूंकि वो उन सारे चीज़ों में सरकार का कोई मसौदा नहीं है, सरकार के पास कोई नियम कानून नहीं है, सरकार की किसी प्रस्तावना से वो अटैच नहीं है, तो सरकार उन्हें ये मानती है कि हाँ होंगे, इनके पास इनको सुनने देखने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन वो पत्रकार हैं या नहीं हैं
इसको लेकर एक सवाल खड़ा होता है। तो मुझे लगता है कि चूंकि भविष्य है उस चीज का, तो सरकार अगर किसी एक स्वतंत्र पत्रकार को अगर अपना ब्लॉग और पोर्टल चलाने के लिए अगर कोई नियम कानून वो बना देती है कि उसके कंटेंट की जिम्मेदारी तय कर देती है, तो मुझे लगता है कि ये और नहीं, बेहतर। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकारें जो है, चाहे राज्य सरकारें हों, केंद्र सरकारें हों, धीरे धीरे मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल मीडिया को इम्पोर्टेंस दे रही है, समझ रही है धीरे धीरे। जी जी। लेकिन चूंकि अभी एक भीड़ बहुत लंबी है और चूंकि एक तरह से अभी इसको थोड़ा सा हम अभी एक अर्ली स्टेज मान रहे हैं सोशल मीडिया की, थोड़ा नया है, अभी सब लोग शौक में भी बहुत सारे लोग दे रहे हैं, पर मुझे लगता है धीरे धीरे इसमें भी एक कैटेगरी बन जाएगी और कुछ लोग अपनी पहचान अपने कंटेंट के आधार पर, क्रेडिबिलिटी के आधार पर बना लेंगे और धीरे धीरे इसमें भी भीड़ छटने लगेगी। जी। सभी जगह ये होता है। जब टेलीविजन आए तो आप देखा कि आपने किस तेजी से टेलीविजन चैनल शुरू हुए, लेकिन धीरे धीरे बंद होते चले गए। कुछ ही हैं जो बचे। देखिए 5-7 नाम है जो पहले भी लेते थे, रीजनल में भी 4-5 नाम बचते हैं, नेशनल में भी 4-5 नाम बचते हैं, जिनके बाद फिर 7वां-8वां नाम सोचने पर आपको विचार करना पड़ता है किसका लें किसका ना लें। तो देखिए पूरी भीड़ आई, हजारों चैनल शुरू हुए, लेकिन धीरे धीरे आते गए जाते गए आते गए जाते गए और फिर एक स्टेब्लिश हो गया। पहले हम सुनते थे कि रोज कोई नया चैनल शुरू हो रहा है, आज हमें सुनने में नहीं आता कि कोई नया चैनल, पिछले मुझे 4-5 वर्षों में ऐसा नहीं सुनने में आया कोई प्रोमिनेंट कोई नया चैनल शुरू हुआ हो। छोटे मोटे कुछ यूट्यूब चैनल या इस तरह के जो है हो सकते हैं, जो कि वो कॉस्ट इफेक्टिव है उसमें और ये है, लेकिन बड़ा चैनल की अगर हम बात करें, और पहले रोज हम सोचते थे कि 4 नए चैनल आने वाले हैं, 5 नए, तो देखिए धीरे धीरे सब भीड़ छटती चली गई और क्वालिटी ही अंत में, जिन्होंने ठीक है थोड़ा किसी का 19 रहा किसी का 20 रहा, लेकिन अपने किसी न किसी विशेषता की वजह से। और आज देखिए हर टीवी चैनल ने अपनी छाप छोड़ी है। हम एनडीटीवी का नाम लें तो एक अलग पहचान आती है, आज तक का नाम लें अलग पहचान आती है, जी का नाम लें तो एक अलग पहचान आती है। मतलब सबने अपनी अपनी पहचान स्थापित कर ली है और उसने अपने अपने दर्शक इकट्ठे। और इसी तरह से रीजनल चैनल की हम बात करें तो आईएनडी की बात करें तो एक अलग पहचान सामने आती है, बंसल की बात करें तो एक अलग पहचान सामने आती है, आईबीसी की बात करें तो एक अलग पहचान आती है। फिर जो दूसरे जो नेशनल चैनल्स के रीजनल हैं उनकी एक अलग तरह की आइडेंटिटी है, चाहे वो न्यूज नेशन की बात करें चाहे सहारा की। तो आप देखिए सबकी नाम लेते ही एक अलग इमेज, एक अलग पहचान, और वो आम दर्शक भी उसको समझता है। तो उन्होंने अपनी अपनी पहचान, अपनी विश्वसनीयता एक अपनी विशेषज्ञता के आधार पर, या तो उनकी अपनी शैली है या तो उनका अपना कंटेंट है या उनका सब्जेक्ट है, ये उसके आधार पर उन्होंने बना लिए, लेकिन बाकी भीड़ छटती चली गई सब। इसी तरह से आप देखिएगा कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में सोशल मीडिया में भी कुछ लोग जो बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, धीरे धीरे वो आगे बढ़ेंगे और जो है, क्योंकि अपनी पहचान कायम करें। देखिए जब किसी को सुना नहीं जाता है तो धीरे धीरे वो भी चिल्लाते चिल्लाते फिर अपना बंद कर देता है आवाज। तो जब वो क्वालिटी कंटेंट नहीं देंगे और कुछ भी हो हल्ला कर रहे हैं, धीरे धीरे जब उनको लोग इग्नोर करना शुरू कर देंगे तो फिर बात खत्म। मीडिया के परिक्षेत्र से थोड़ा बाहर निकलते हैं। हालांकि आपसे बात करने में मीडिया के परिक्षेत्र से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन मैं मीडिया के मूल तत्वों से बाहर निकलना चाहता हूँ। पीपी सिंह साहब, ये मतलब आपका एक शॉर्ट फॉर्म है आपके नाम का, और एक कहना चाहिए कि एक 50 से ज्यादा की उम्र का व्यक्ति, लेकिन बच्चों के बीच में बहुत लोकप्रिय, छात्र छात्राओं के बीच में बहुत लोकप्रिय, और बहुत सारे छात्र छात्राएं आपके मार्गदर्शन में देश के विभिन्न संस्थानों में काम कर रहे हैं। मैं भी उससे अछूता नहीं हूं, हमारे संस्थान में या जितने भी संस्थान हैं, तो एक रोल मॉडल की तरह आप छात्र छात्राओं के बीच में लोकप्रिय हैं। उनके प्लेसमेंट से लेके उनके इंटर्न के लिए चिंता करते हैं, तो और फिर उसके बाद सरकारी अपना जॉब भी है, उसके बाद और भी जवाबदेही है। कैसे मैनेज कैसे करते हैं? देखिए ये मैनेजमेंट नहीं है, मुझे लगता है कि ये तो एक बहुत साधारण सी बात है और एक हमारी एक संस्कार और सोच और भावनाओं का मामला है कि कुछ संस्कार ऐसे हैं, कुछ सोच ऐसी है कि हम सिर्फ एक लक्ष्य रखें। देखिए मैनेजमेंट कुछ नहीं है इसमें, बहुत साधारण सी बात है कि एक लक्ष्य सिर्फ रखें कि हम जिन लोगों से मिलते हैं, जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, हम उनसे लेने की अपेक्षा करते हैं या उनको कुछ देने की अपेक्षा करते हैं। हम सिर्फ एक अपने जीवन का सिद्धांत बना लें कि जो भी हमारे संपर्क में आता है वो हमसे क्या ले सकता है, हम उसको क्या दे सकते हैं, उसको वो दे दें। हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं हैं, अपने संसाधन हैं, अपनी सीमाएं हैं। उन सीमा में मैं अगर किसी से मिलकर प्रेम से बात भी कर सकता हूं तो वो भी देना ही होगा। मैं अगर उसकी उपेक्षा न करूं और उससे प्रेम से बात करूं, 2 मिनट उसको दे दूं, उसकी बात सुन लूं, तो ये भी देना हुआ। हम इसको कई बार देने में शामिल नहीं करते हैं, पर हम लेने की अपेक्षा क्यों करते हैं हमेशा?
और मेरा मानना ये है कि जब आप समाज से लेने की उम्मीद करते हैं तो आपको लेने की सोच रखने वाला आप अकेले होते हैं, और जब आप समाज को देने की सोच रखते हैं तो सारा समाज आपको लौटाने की सोच रखने लगता है। तो आप सोचिए कि जब एक व्यक्ति अपने भले के लिए सोच रहा है वो स्थिति ज्यादा बेहतर है, या जब पूरा समाज आप पूरे समाज को देने की सोच रहे हैं और पूरा समाज आपको लौटाने की कोशिश कर रहा है, तो कितना आएगा आपके पास लौट के? जी जी। तो बस सिर्फ मुझे लगता है कि इतना ही अंतर है, और मैं कोई इसमें बहुत गर्व का अनुभव नहीं करता हूं। मैं सोचता हूं कि हमारी एक जिम्मेदारी है, समाज में हम हैं, और जहां भी आप हैं, जब मैं एक टीचर के रूप में काम कर रहा था तो मुझे लगा कि टीचर के रूप में मेरा दायित्व है कि पहली प्रायोरिटी स्टूडेंट होनी चाहिए। मुझे लेना नहीं है संस्थान से, मुझे और कुछ नहीं करना है, सिर्फ विद्यार्थियों को देना है, क्योंकि एक टीचर के रूप में आपको जिम्मेदारी दी गई है। और मुझे लगता है कभी कभी मैं ये भी मानता हूं कि ईश्वर किसी न किसी को माध्यम बनाता है, और किसी न किसी को माध्यम बनाकर ही वो लोगों तक पहुंचाता है। तो अगर आपको वो सामर्थ्य दे रहा है ईश्वर, वो क्षमता दे रहा है, और आप किसी के लिए कुछ कर सकते हो, मैं कह रहा हूं कि उसको एक अच्छी सलाह देके, एक अच्छी एडवाइस देके भी आप उसको कुछ दे सकते हैं। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न सर, कि इन तमाम उपक्रमों के बीच पब्लिक रिलेशन, सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में रिलेशन बना रहे और वो भी पब्लिकली बना रहे, ये आज के दौर में बहुत टफ है। तो उसकी स्थापना के पीछे, उसके प्रादुर्भाव के पीछे क्या सोच? देखिए, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया तो बहुत नेशनल लेवल पे बहुत पुरानी संस्था है और काफ़ी लंबे समय से काम कर रही है, 50 से अधिक वर्षों से काम कर रही है। और लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि मुझे जब सब लोगों ने मिलकर पब्लिक रिलेशन सोसाइटी भोपाल का अध्यक्ष चुना, तो मुझे ऐसा लगा कि आपको एक मंच मिल रहा है जिसमें आप पब्लिक रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको बदल सकते हो। पब्लिक रिलेशन के जो प्रोफेशन है, पब्लिक रिलेशन प्रोफेशन के बारे में जो बहुत सारी गलत धारणाएं हैं, मतलब उसमें पब्लिक से बाहर भी जो गलत धारणाएं, और जो हमारे पब्लिक रिलेशन से जुड़े हुए लोग हैं कई बार वो भी उस बात को नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअल में पब्लिक रिलेशन है क्या। क्या लोगों से मिलना जुलना, क्या लोगों को सुविधाएं देना, ये। और देखिए, गंभीरता से देखें तो पब्लिक रिलेशन जो प्रोफेशन है ये बहुत पत्रकारिता, कम्युनिकेशन, मीडिया, इनकी जो हम बात करते हैं, पब्लिक रिलेशन भी उतना ही गंभीर प्रोफेशन है। पब्लिक रिलेशन की जो जिम्मेदारी है वो किसी भी संस्था, किसी भी संगठन, किसी भी समाज में लोगों को सही जानकारियां देना, लोगों को ऐसी जानकारियां देना कि लोग उनका उपयोग कर कर उनका लाभ ले सकें। अगर मैं पब्लिक रिलेशन प्रोफेशन में हूं और सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना शुरू की है जिससे कुछ गरीबों का भला हो सकता है, तो मेरी जिम्मेदारी ये है उस योजना के बारे में उन गरीबों तक इतनी बेहतर ढंग से जानकारी पहुंचाऊं, इतनी सरल ढंग से पहुंचाऊं, इतने प्रभावी ढंग से पहुंचाऊं कि उस योजना से न सिर्फ वो वाकिफ हों बल्कि उस योजना का लाभ लेने के लिए मोटिवेट हों। हम आदमी हैं, दुआ कीजिए। हम आदमी रहें, इसके लिए भी दुआ कीजिए। सिर्फ होने से कुछ नहीं होगा, अगर हैं तो होने का हक अदा कीजिए। और सीखना है तो सूरज से नहीं, जुगनुओं से सीखो। रोशनी हो ना हो, जला कीजिए। कुछ ऐसी ही जीवटता के जीवंत प्रतीक, कुछ ऐसे ही गुणों से लवरेज, कुछ ऐसे ही कर्तव्य पथों पर चलने वाले प्रोफेसर पुष्पेंद्र पाल सिंह साहब से आज हमने बात की। और निश्चित रूप से ये न सिर्फ समाज को बल्कि मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, जनता को कहीं ना कहीं मीडिया और पब्लिक रिलेशन को समझने में सहायक सिद्ध होगी, एक नई दिशा और दशा को खोजने में सहायक सिद्ध होगी। सर, समय कब निकल गया मालूम नहीं चला लेकिन फिर भी इतना समय देने के लिए, स्टूडियो आने के लिए और बहुत गंभीर विषयों पर बहुत सहज वार्तालाप करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और आपने इस विषय को महत्वपूर्ण माना। बहुत बहुत धन्यवाद।